हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुब्रेज। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के तटवर्ती मैदान के बारे में और आज का क्लास हमारा भारत के तटवर्ती मैदान का तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं जिनमें हम लोगों ने भारत के तटवर्ती मैदान की स्थिति के बारे में पढ़ लिया है, उसके निर्माण के बारे में बात कर लिया है, उसके विभाजन और उसके क्या क्या खास विशेषताएं हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले क्लास के वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग भारत के तटवर्ती मैदान की तरफ आने वाले नदियों के बारे में जानेंगे और तटीय मैदानों में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं भारत के तटीय मैदानों की तरफ आने वाले नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में। तो हम जानते हैं जो हमारा भारत का तटवर्ती मैदान है वह 2 भागों में बांटा हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ कौन सी नदियां आती हैं, उसके बाद बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की तरफ कौन सी नदियां आती हैं। तो ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है जिसमें हमारा गुजरात तट आता है, कोंकण तट आता है, कन्नड़ तट आता है और मालाबार तट आता है। तो गुजरात तट में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियां गुजरात तट की तरफ आती है। कहां पे? तो काकरापार तटवर्ती मैदान के पास। काकरापार तटवर्ती मैदान की तरफ आती है 4 नदियां, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। आगे बात करें तो अगला है कोंकण तट। कोंकण तट की तरफ आती है जुआरी नदी। जुआरी नदी आपका कोंकण तट की तरफ आती है। शारावती नदी आपका कन्नड़ तट की तरफ आती है और पेरियार नदी ये सभी मालाबार तट की तरफ आती है। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, शारावती और पेरियार ये सभी नदियां पश्चिमी तटवर्ती मैदान की तरफ आती है। और ये जितने भी नदियां हैं ये सभी छोटी नदियां हैं। नर्मदा वैसे तो थोड़ी सी बड़ी भी नदी है, लेकिन बाकी जितनी और नदियां हैं ये सभी छोटी नदियां बहुत कम दूरी तय करके आती है। इसीलिए ये नदियां अपने साथ अवसाद कम लेके आती है, जिस कारण से पश्चिमी तटवर्ती मैदान का जो विस्तार है वह बहुत कम हुआ है, संकरा हुआ है, अधिक चौड़ा हमें देखने को नहीं मिलता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान की तरफ आने वाली नदियों के बारे में। तो ये हमारा पूर्वी तटवर्ती मैदान है, इधर वाला क्षेत्र पूर्वी तटवर्ती मैदान। इसमें कौन कौन से भाग हैं? तो कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट है और उत्कल तट है। तो उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट ये सभी पूर्वी तटवर्ती मैदान के भाग हैं। तो इनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? सबसे पहले तो ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी और महानदी ये नदी आती है उत्कल तटवर्ती मैदान की तरफ। उसके बाद है गोदावरी, कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा उत्तरी सरकार तटवर्ती मैदान की तरफ आती है और कावेरी आता है कोरोमंडल तटवर्ती मैदान की तरफ। तो ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी पूर्वी तटवर्ती मैदान की तरफ आने वाली नदियां हैं। और ये जितने भी नदियां हैं ये लंबी दूरी तय करके आती है। लंबी दूरी तय करके आती है तो अपने साथ अवसाद भी अधिक लेके आती है, जिस कारण से इधर जो है पूर्वी तटवर्ती मैदान इसका विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है। यानी पश्चिमी तटवर्ती मैदान की तुलना में इधर जो विस्तार हुआ वो बहुत चौड़ा हुआ है, इसका विस्तार अधिक देखने को मिलता है पूर्वी तटवर्ती मैदान में। तो इस प्रकार से हमने जान लिया भारत के तटवर्ती मैदान की तरफ आने वाले नदियों के बारे में। वैसे तो हम नदियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जब लोग नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे, तब उस समय लोग जानेंगे भारत के सभी प्रमुख नदियों के बारे में, उनके भौगोलिक स्थिति के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, हर चीज को समझेंगे नदियों वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो भारत का तटवर्ती मैदान है, तो अभी हमारा मेन मुद्दा है भारत के तटवर्ती मैदान। इसीलिए हम लोग सिर्फ इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भारत के तटवर्ती मैदान की तरफ आती है। तो हम लोग उन्हीं नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो भारत के तटवर्ती मैदान की तरफ आती है, चाहे वह पश्चिमी तटवर्ती मैदान हो चाहे वह पूर्वी तटवर्ती मैदान। बाकी नदियों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे नदियों वाले चैप्टर में। अब आगे हम लोग बात करते हैं भारत के तटवर्ती मैदान में पाए जाने वाले बंदरगाह, पोर्ट्स के बारे में। बंदरगाह क्या होते हैं? तो बंदरगाह जहां पे समुद्री जहाज रुकते हैं, ठहरते हैं। बंदरगाह के माध्यम से हम लोग व्यापार करते हैं, विदेशों से सामान आता है हमारे देश में और विदेशों में भेजा जाता है भारत से जो सामान है। तो व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए यूज होता है। भारत का सामान विदेशों में भेजा जाता है और विदेशों का सामान भारत आता है। किसके माध्यम से? तो बंदरगाह में। और किसके माध्यम से? समुद्री जहाज के माध्यम से। आप इसको एक तरह समझ सकते हैं जैसे बस स्टैंड होता है,
तो समुद्री जहाजों का स्टैंड है। बंदरगाह क्या है? समुद्री जहाजों का स्टैंड। अब समुद्री जहाजों का स्टैंड है तो समुद्री जहाज कहाँ मिलेंगे? समुद्र में। तो जो बंदरगाह कहाँ मिलेंगे? समुद्र किनारे वाले क्षेत्र में। जो हमारा समुद्र किनारे वाला क्षेत्र है वहीं बंदरगाह मिलेंगे। तो समुद्र किनारे वाला क्षेत्र कौन सा है? यही सब तो है, तटवर्ती मैदान। क्या है ये सब? तटवर्ती मैदान। इधर भी समुद्री इलाका, इधर भी समुद्री इलाका, इससे सटा हुआ जो तट है जहाँ पे मैदानी क्षेत्र डेवलप हुआ है वही तो कहलाता है भारत का तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो यहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा? बंदरगाह। अब पानी के माध्यम से, पानी वाले रास्ते के माध्यम से भारत से कोई सामान को विदेश भेजा जाएगा या फिर विदेश से कोई सामान भारत लाया जाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? पोर्ट, बंदरगाह, कोई ऐसा स्टैंड, कोई ऐसा जगह तो होना चाहिए जहां पे समुद्री जहाज आके रुके और वहां से माल को भारत में लाया जाए या फिर भारत से माल को रिसीव करके विदेशों में पहुंचाया जाए। ऐसा कोई तो जरिया चाहिए, तो वही जरिया है बंदरगाह, पोर्ट्स। अब हमारे देश में, हमारे भारत में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग बंदरगाह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत के पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कौन कौन से बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान किधर है? ये वाला भाग हमारा पश्चिमी तटवर्ती मैदान है और इधर वाला भाग हमारा पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान में पाए जाने वाले बंदरगाह के बारे में। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो आपको सबसे ऊपर में यहाँ इस हिस्से में दिख रहा होगा ये कांडला बंदरगाह, उसके बाद यहाँ ओखा बंदरगाह, उसके बाद यहाँ पे पोरबंदर बंदरगाह, उसके बाद यहाँ पे भड़ोच बंदरगाह, उसके बाद इसके नीचे दक्षिण की ओर अंकलेश्वर बंदरगाह और इसके नीचे में सूरत बंदरगाह। तो कांडला, ओखा, पोरबंदर, बड़ोच, अंकलेश्वर, सूरत, ये सभी बंदरगाह गुजरात तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में आते हैं। गुजरात तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में ये सभी बंदरगाह आते हैं। अब इनमें जो गुजरात तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, इनमें जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह से बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जो कांडला बंदरगाह है वह किस तटवर्ती मैदान में स्थित है? तो गुजरात तटवर्ती मैदान होगा। और विस्तार से पूछा जाए गुजरात तटवर्ती मैदान के किस हिस्से में? तो कच्छ के रण वाले तटवर्ती मैदान में कांडला बंदरगाह स्थित है। दूसरा सवाल, जो कांडला बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। दो सवाल हो गए। अब आगे इससे क्या सवाल बन सकते हैं? इससे सवाल और बहुत सारे बन सकते हैं। जो कांडला बंदरगाह है उसको ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसको ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, कांडला बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह। क्यों? तो जो कांडला बंदरगाह जहां है इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्वार भाटा देखने को मिलता है। अब ज्वार भाटा क्या होता है? तो समुद्री जल है, समुद्री जल के ऊपर उठना, नीचे आना, ऊपर उठना, नीचे आना, ये जो प्रक्रिया होता है इसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। तो ये प्रक्रिया, ये जो ज्वार भाटा है, ये हमें कांडला बंदरगाह के आसपास वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। और जो कांडला बंदरगाह है ये हमारा मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन है। कांडला बंदरगाह बनाने के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि जो भारत का पश्चिमी तटवर्ती मैदान है इसका जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था वह था कराची बंदरगाह। जितने भी व्यापार होते थे इधर पश्चिमी वाले हिस्से में वो होते थे कराची बंदरगाह से। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गए और जो कराची बंदरगाह था वो चला गया था पाकिस्तान वाले हिस्से में। तो अब यहाँ पे पश्चिम की ओर उतना प्रमुख बंदरगाह हमारे पास नहीं था अवेलेबल, वो तो कराची चला गया पाकिस्तान की तरफ। तो पश्चिम की ओर व्यापार को मजबूत करने के लिए, व्यापार के रास्ते को, व्यापार के मार्ग को, समुद्री मार्ग को मजबूत करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण करवाया गया था। और कांडला बंदरगाह हमारा मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन है। आगे बात करें तो जो कांडला बंदरगाह है इस बंदरगाह में किसका व्यापार होता है, यहाँ से क्या निर्यात किया जाता है? तो यहाँ से अधिकतर जो निर्यात होता है वो होता है नमक का तथा सूखे मेवों का। अब गुजरात वाले क्षेत्र में इधर क्या है, नमक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जो कांडला बंदरगाह है यहाँ से निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है नमक और सूखे मेवे, ये सभी एक्सपोर्ट किए जाते हैं कांडला बंदरगाह से। कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पूछा जाता है कांडला बंदरगाह
को और किस नाम से जानते हैं और कौन सा ये बंदरगाह है, तो ये ज्वारीय बंदरगाह भी है। या फिर पूछा जाएगा कि ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को इधर उधर से घुमा फिरा के बहुत सारे सवालों में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। तो गुजरात तट से हमारा कांडला बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग चलते हैं कोंकण तटवर्ती मैदान की तरफ कि यहाँ कौन कौन से आपके बंदरगाह हैं। तो सबसे पहला आता है मुंबई बंदरगाह, कोंकण तट में है मुंबई बंदरगाह। उसके बाद है नाहवा शेवा बंदरगाह, उसके बाद है मार्ग गोवा बंदरगाह। मुंबई और नाहवा शेवा ये पड़ते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं मुंबई और नाहवा शेवा बंदरगाह। तो मुंबई, नाहवा शेवा और मार्ग गोवा ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो ये किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन से तटवर्ती मैदान में पड़ता है, तो कोंकण तटवर्ती मैदान में पड़ता है। और जो मुंबई बंदरगाह है वो सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर पूछा जाए सवाल कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। पूछा जाए भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है, तो उसका भी आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जो मुंबई बंदरगाह है उसको बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई बंदरगाह को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। और जो मुंबई बंदरगाह है वो हमारा स्थित है साल सेट द्वीप पर। तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में पड़ता है, कोंकण तटवर्ती मैदान में पड़ता है। मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, और इसको बोला जाता है भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया। और ये सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई बंदरगाह। आगे बात करें तो अभी हमने बात किया कि मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, बहुत बिजी, यहाँ पे समुद्री जहाज आते जाते रहते हैं, बहुत ही व्यस्त है। इसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा है मुंबई बंदरगाह में। अब इसके वर्कलोड को ही कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए, इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह बनवाया गया और वह था नाहवा शेवा बंदरगाह। नाहवा शेवा बंदरगाह की बात करें तो जो नाहवा शेवा बंदरगाह है ये भी हमारा महाराष्ट्र में स्थित है और कोंकण तटवर्ती मैदान में पड़ता है। नाहवा शेवा बंदरगाह का जो नया नाम है वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और इसको कंटेनर बंदरगाह भी कहा जाता है। जो नाहवा शेवा बंदरगाह है इसको कंटेनर बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि इस बंदरगाह में बहुत बड़े बड़े कंटेनर आते हैं और यहाँ से बड़े बड़े कंटेनर ले जाया जाता है विदेशों में। विदेशों में बड़े बड़े कंटेनर ले जाया जाता है और बड़े बड़े कंटेनर लाया भी जाता है विदेशों से भारत में, तो इसीलिए इसको कंटेनर बंदरगाह भी कहा जाता है। और इसका जो नया नाम है वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो नाहवा शेवा से 2-3 सवाल बन सकते हैं। पहला तो किसका नया नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कंटेनर बंदरगाह किसे कहते हैं, नाहवा शेवा बंदरगाह को कंटेनर बंदरगाह कहते हैं। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कौन से तटवर्ती मैदान में, तो कोंकण तटवर्ती मैदान में स्थित है। अगला है मार्ग गोवा बंदरगाह। जो मार्ग गोवा बंदरगाह है वो भी हमारा कोंकण तटवर्ती मैदान में पड़ता है और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गोवा में। कौन से राज्य में स्थित है, गोवा में। तटवर्ती मैदान कोंकण तटवर्ती मैदान, लेकिन राज्य गोवा, बाकी ये दोनों महाराष्ट्र और ये गोवा राज्य में। मार्ग गोवा की बात करें तो ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जो मार्ग गोवा बंदरगाह है वो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। अभी हमने यहाँ नदी की बात की, नदी में हमने कोंकण तट में देखा जुआरी नदी, यहाँ तो जो जुआरी नदी है इसी के मुहाने पर, यहाँ पे इसी के मुहाने पर, इस हिस्से में एकदम यहीं पे हमारा है मार्ग गोवा बंदरगाह। मार्ग गोवा बंदरगाह की बात करें तो इस बंदरगाह से काजू का निर्यात होता है, काजू का एक्सपोर्ट होता है। हम जानते हैं जो गोवा है, गोवा में काजू का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। गोवा में काजू का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से मार्ग गोवा से काजू का निर्यात किया जाता है, काजू का एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे बात करें तो अगला है मंगलोर बंदरगाह, जो पड़ता है कन्नड़ तटवर्ती मैदान में। मंगलोर बंदरगाह, इसको न्यू मंगलोर बंदरगाह भी बोलते हैं। मंगलोर, न्यू मंगलोर, कहीं कहीं आपको न्यू मंगलोर भी देखने को मिलेगा। तो मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो मंगलोर बंदरगाह को भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। जो मंगलोर बंदरगाह है उसको क्या कहा जाता है, भारत का कॉफी बंदरगाह। मंगलोर कहाँ पड़ता है, तो मंगलोर पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कौन से तटवर्ती मैदान, तो कन्नड़ तटवर्ती मैदान। अब कर्नाटक राज्य कॉफी के उत्पादन के लिए फेमस है, यहाँ पे कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो जो मंगलोर है, ये मंगलोर बंदरगाह, ये क्या एक्सपोर्ट करता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ कॉफी का उत्पादन ज्यादा है तो कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है, कॉफी का निर्यात किया जाता है। कॉफी का जब इसमें निर्यात होता है तो इसीलिए इसको बोला जाता है भारत का कॉफी बंदरगाह।
तो भारत का जो कॉफी बंदरगाह उसको किसको बोलते हैं? मंगलोर बंदरगाह को। क्यों? रीजन क्या है? तो कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ से कॉफी एक्सपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको भारत का कॉफी बंदरगाह बोलते हैं। अगला पॉइंट है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ है? केरल में पड़ता है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। और कौन सा तटवर्ती मैदान है? मालाबार तटवर्ती मैदान। तो मालाबार तटवर्ती मैदान में हमारा है कोच्चि बंदरगाह। और किस राज्य में? केरल राज्य में। कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो इसको बोला जाता है मसाला बंदरगाह। अब केरल की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? मसाले का। मसाला बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है केरल में। और मसालों का एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? कोच्चि से, क्योंकि यहाँ पे मसालों का उत्पादन हो रहा है तो एक्सपोर्ट भी मसाले होंगे। तो जब कोच्चि बंदरगाह से मसालों का एक्सपोर्ट होता है तो मसाला बंदरगाह कौन सा होगा? कोच्चि बंदरगाह ही मसाला बंदरगाह होगा। तो इसको बोला जाता है स्पाइस पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का मसाला बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह। अब जो मसाले हैं इसका व्यापार यूरोप के लोग बहुत ज्यादा करते थे। यूरोप के लोग भारत के मसाले बहुत ज्यादा यूज करते थे, इसीलिए कोच्चि बंदरगाह से जो व्यापार अधिक होता था वह यूरोप वालों के लिए होता था। यहाँ से वो मसाले ले जाया करते थे, मसाले ले जाते थे यूरोप के लोग। कहां से? कोच्चि बंदरगाह से। और इसीलिए यूरोप के लोगों ने क्या किया? कोच्चि बंदरगाह को एक उपनाम दे दिया, एक उपाधि दे दिया। यहाँ से वो मसाले ले जाया करते थे, क्योंकि यूरोप के लोगों को मसाले बहुत ज्यादा प्रिय थे, खासतौर से क्या? काली मिर्च। इसलिए वो क्या बोला गया? यवन प्रिय। तो मसाले बहुत ज्यादा यूरोप के लोगों को पसंद था, भारत के मसाले। तो यूरोप के लोग कोच्चि बंदरगाह से ले जाते थे, एक्सपोर्ट करके मसाले यूरोप में, भारत से एक्सपोर्ट करते थे और यूरोप ले जाते थे मसाले, क्योंकि उनको भारत का मसाला बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा यूज करते थे। और इसीलिए यूरोप के लोगों ने कोच्चि बंदरगाह को एक उपाधि दे दी। और वह उपाधि कौन सी थी? तो वह थी अरब सागर की रानी। इधर अरब सागर है तो इसको बोल दिया गया अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी किसको बोला गया? कोच्चि बंदरगाह को। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा गया, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोच्चि बंदरगाह को, कोच्चि पोर्ट को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा गया। किसने उपाधि दी थी? तो यूरोप वाले लोगों ने। आगे बात करें तो ये तो हो गया हमारा पश्चिमी तटवर्ती मैदान के बारे में। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कौन कौन से बंदरगाह आ गए? कांडला आ गया, ओखा आ गया, पोरबंदर, बड़ौच, अंकलेश्वर, सूरत, मुंबई, नाहवा शेवा, माम गोवा, मंगलौर और कोच्चि। अब हम लोग बात करते हैं भारत के पूर्वी तटवर्ती मैदान में स्थित बंदरगाह के बारे में। तो पूर्वी तटवर्ती मैदान में कौन कौन से बंदरगाह स्थित है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरोमंडल तटवर्ती मैदान की। कोरोमंडल तटवर्ती मैदान में कौन कौन से बंदरगाह स्थित है? तो यहाँ स्थित है तूतीकोरिन, नागपट्टनम, चेन्नई, नागपट्टनम, तूतीकोरिन। ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कहाँ पे? कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल तटवर्ती मैदान में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो इसको बोला जाता है भारत का मोती बंदरगाह। इसको बोला जाता है भारत का मोती बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह को भारत का मोती बंदरगाह कहा जाता है, इसको तूतीकोरिन। और बाकी जो नागपट्टनम, चेन्नई है ये हमारा तमिलनाडु राज्य में पड़ते हैं। इसके बारे में उतना विस्तार से हमें जानना नहीं। आगे बात करें तो अगला जो बंदरगाह है वो पड़ता है हमारा उत्तरी सरकार तटवर्ती मैदान। कौन कौन से बंदरगाह है इसमें? एन्नौर, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम। ये सभी बंदरगाह उत्तरी सरकार तटवर्ती मैदान में स्थित है। और ये सभी पड़ते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। ये सभी कहाँ पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन कौन से? एन्नौर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह और मछलीपट्टनम बंदरगाह। आगे बात करें, अगला है यूटी। यूटी मतलब उत्कल तटवर्ती मैदान। उत्कल तटवर्ती मैदान में 3 बंदरगाह हैं, कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। कोलकाता, हल्दिया ये हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य में। और जो पारादीप है ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। तो उत्कल तटवर्ती मैदान में कोलकाता, हल्दिया और पारादीप आपका बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पे कौन कौन से बंदरगाह हैं? तूतीकोरिन है, नागपट्टनम है, चेन्नई कहाँ पे? तमिलनाडु, एन्नौर, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो ये हो गए हमारे भारत के तटवर्ती मैदान में स्थित प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख पोर्ट्स। तो यहाँ से हमने नदियों के बारे में बात कर लिया और यहाँ से हमने पोर्ट्स, बंदरगाह के बारे में बात कर लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं झीलों के बारे में। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं भारत के तटवर्ती मैदान में पाए जाने वाले झीलों के बारे में और क्रीक के बारे में। क्रीक क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे।
सबसे पहले लोग बात करते हैं भारत के तटवर्ती मैदान के झील के बारे में। जो भारत का तटवर्ती मैदान है इसमें कौन कौन से झील पाए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो भारत के झीलों के बारे में अलग से पढ़ेंगे, जब झीलों का चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग उसी झील की बात करेंगे जो भारत के तटवर्ती इलाकों में स्थित है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भारत के तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो तटवर्ती मैदानों के आसपास जो झील पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो भारत का तटवर्ती मैदान है इसमें जो झील पाया जाता है वो अधिकतर झील लैगून झील होता है। जो अधिकतर जो झील होता है भारत के तटवर्ती मैदानों में वो लैगून झील होता है। अब लैगून झील क्या होता है, तो लैगून झील की बात करें तो जैसे ये धरातल है इस तरह से और इस तरह से हिस्सा, तो ये एक तरह का झील, इधर समुद्र है, इधर क्या है, समुद्र। अब ये समुद्र का जल वापस इधर धरती की तरफ जाता है और यहाँ एंटर कर जाता है इसमें, और यहाँ पे जल भर जाता है, इस क्षेत्र में जल भर जाता है। तो इस तरह से जो जल निर्माण हो रहा है, जो जलीय भाग, वही झील कहलाता है। और ये किस तरह का झील है, तो समुद्र का जल इसमें एंटर किया। कौन सा, समुद्र का जल इसमें वापस धरती की ओर गया और यहाँ पे एंटर कर गया और ये समुद्र का जल यहाँ भर गया। तो इससे जो झील बना वही कहलाता है लैगून झील। वही क्या कहलाता है, लैगून झील। तो यहाँ से दो बातें क्लियर होती है। पहला चीज, जो लैगून झील है उसमें जो जल मिलता है वो कैसा जल होता है, खारा जल। यहाँ पे खारा पानी मिलता है लैगून झील में। दूसरा चीज, जो लैगून झील है वो कहाँ मिलेगा, तो समुद्र के किनारे, इधर समुद्र है तो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, जहां समुद्र का किनारा वाला हिस्सा है, जहां समुद्री तटीय वाला इलाका है, वैसे इलाकों में हमें लैगून झील देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लैगून झील बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तो समुद्र का जल जब इधर धरती की ओर वापस आ जा रहा है तो उसी से लैगून झील का निर्माण हो रहा है। अब लैगून झील के बारे में बात करें तो लैगून झील को स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल। कई बार सवाल बनता है यहीं से कि जो लैगून झील है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, इसको कयाल कहा जाता है, कयाल। इसको एक और नाम से जाना जाता है पश्च जल, पश्च जल, बैक वाटर, पश्च जल, बैक वाटर। किसको, लैगून झील को कयाल कहा जाता है स्थानीय भाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। और एक क्या बोलते हैं, पश्च जल बोलते हैं, बैक वाटर लेक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पश्च जल, तो जो ये समुद्र का जल है, यहाँ पे समुद्र का जल है, इसी का क्या होता है, पैक हो जाता है। जो जल है वापस इधर धरती की ओर चला जाता है, जो लैंड है लैंड की तरफ चला जाता है वापस, तो इधर बैक हो जाता है। जो जल क्या होता है, बैक हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोला गया पश्च जल यानी बैक वाटर लेक। तो लैगून झील को कयाल कहते हैं और पश्च जल यानी बैक वाटर लेक कहते हैं। अब लोग समझते हैं कि कौन कौन से लैगून झील भारत के तटवर्ती इलाकों में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के पश्चिमी तटवर्ती इलाका, पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कौन कौन से लेक हैं। तो यहाँ पे जो लैगून लेक मिलेगा वो अधिकतर हमें केरल वाले इलाके, मालाबार तट में जो क्षेत्र है वहां पे अधिकतर लैगून झील देखने को मिलेगा, जिसमें बिम्बनाड है, पुन्नामदा है और अष्टामुड़ी। ये सभी कहाँ है, केरल। ये सभी कहाँ, केरल। तो पश्चिमी तटवर्ती इलाके में, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, भारत के पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कौन कौन से लेक हैं, बिम्बनाड, पुन्नामदा, अष्टामुड़ी। ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। किस तरह के लेक है, लैगून लेक है। देखिए यहाँ पे खुला हुआ हिस्सा है, तो यहाँ समुद्र, इधर अरब सागर है, तो अरब सागर का जल यहाँ इधर से एंटर कर जाता है, यहाँ से एंटर कर जाता है, यहाँ से एंटर कर जाता है। तो इस प्रकार से एंटर कर जाता है, यहाँ पे समुद्र का जल प्रवेश करता है, एंटर करता है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे लेक बन जाता है। तो इसीलिए क्या कहलाता है, लैगून झील। क्या कहलाता है, लैगून झील कहलाता है। तो कौन कौन से, बिम्बनाड, पुन्नामदा, अष्टामुड़ी। अब बिम्बनाड लेक है कहाँ पे, केरल में स्थित है। बिम्बनाड की बात करें तो जो बिम्बनाड लेक, बिम्बनाड झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है बिम्बनाड झील। द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन है, बिम्बनाड लेक, बिम्बनाड झील। भारत की सबसे बड़ी झील, ये हर किसी को याद रहता है, लेकिन भारत की सबसे लंबी झील ये किसी किसी को ही याद रहता है, हर कोई इसको याद नहीं रखता है। तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, सबसे लंबी, सबसे बड़ी की बात नहीं हुई, तो सबसे लंबी झील हो जाएगा बिम्बनाड झील। और सबसे बड़ी झील की बात करें तो इसके अभी बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम अभी बिम्बनाड झील के बारे में बात करते हैं। तो बिम्बनाड झील की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी झील है। दूसरा बात करें तो बिम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप बिम्बनाड झील में स्थित है। जैसे ये मान लीजिए आपका बिम्बनाड झील है, तो इसी में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है,
तो वेलिंगटन द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलिंगटन द्वीप एक क्या है, नेवल ट्रेनिंग सेंटर, नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र है। कहां पे, वेलिंगटन द्वीप में। तो वेलिंगटन द्वीप में आपका नेवल ट्रेनिंग सेंटर है, नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जाता है कि वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है, तो बिम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और जो वेलिंगटन द्वीप है, इस द्वीप को भारत के साथ कौन जोड़ता है, तो एक राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो जोड़ता है। उसका नाम क्या है, 966B, 966B। ये नेशनल यानी नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और कैसा, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो बिम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप आपका नेवल ट्रेनिंग सेंटर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां सवाल बनता है कि वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है, और वेलिंगटन द्वीप को भारत के साथ कनेक्ट करता है भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, जिसको बोला जाता है 966B, 966B, 966B। इसी का पुराना नाम था 47A, 47, पहले इसको 47A बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम हो गया है 966B, 966B, 966B। और ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। और ये किसको जोड़ता है, वेलिंगटन द्वीप को जोड़ता है भारत के साथ। भारत के साथ वेलिंगटन द्वीप को कनेक्ट करता है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, बिम्बनाड झील में स्थित है। बिम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। तो बिम्बनाड झील के बारे में हमें इतनी सारी बातें याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला है पुन्नामदा झील। पुन्नामदा झील भी कहाँ पे, केरल में पड़ता है। पुन्नामदा झील ये भी केरल में स्थित है, मालाबार तट वाले क्षेत्र में। पुन्नामदा झील के बारे में हमें क्या रखना है, तो पुन्नामदा झील में नौका दौड़ होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, नौका दौड़। इस झील में बोट रेसिंग किया जाता है, बोट रेसिंग। जो पुन्नामदा झील है, इस झील में बोट रेसिंग का काम होता है, बोट रेसिंग किया जाता है। और बोट रेसिंग में कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, तो इसमें नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। कौन सा, नेहरू ट्रॉफी। जिस प्रकार से क्रिकेट के लिए जानते हैं रणजी ट्रॉफी होता है, तो उसी प्रकार से बोट रेसिंग के लिए ट्रॉफी है नेहरू ट्रॉफी। कभी कभी तो सीधा सवाल यही बनता है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपका नौका दौड़, बोट रेसिंग संबंधित है। और सवाल पूछा जाता है कि कौन सा झील नौका दौड़ के लिए फेमस है, किस झील में नौका दौड़ किया जाता है, बोट रेसिंग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पुन्नामदा झील, नौका दौड़ के लिए फेमस है। तो बिम्बनाड, पुन्नामदा, और एक झील है अष्टामुड़ी, जो आपका केरल में पड़ता है, मालाबार तट। तो ये तो हो गया हमारा भारत के पश्चिम के तटवर्ती मैदान में पाए जाने वाले झील, और ये सभी झील थे लैगून झील। अब आगे हम लोग बात करते हैं भारत के पूरब की ओर, पूर्वी तटीय मैदानों में पाए जाने वाले झीलों के बारे में। तो यहाँ पे हमें 3 झील स्पेशल देखने को मिलता है, विशेष रूप से 3 झील। कौन कौन सा, सबसे पहले हम नीचे की तरफ यहाँ देखते हैं, ये पुलिकट झील, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, TM मतलब तमिलनाडु, AP मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर है वहां पे स्थित है पुलिकट झील। ये भी हमारा लैगून झील है। किस तरह का झील है, लैगून झील। देखिए यहाँ पे मुंह इसका खुला हुआ है, यहाँ से समुद्र का जल एंटर करता है। तो ये भी हमारा लैगून झील है, पुलिकट झील, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ एक झील हमें मिलता है कोलेरू झील। यहाँ पे एक झील मिलता है कोलेरू झील। ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसके बीच में, तो गोदावरी और कृष्णा नदी, इनके बीच में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में एक झील, एक लेक स्थित है, जिसका नाम है कोलेरू झील। लेकिन एक बात इसमें हमें याद रखना है कि जो कोलेरू झील है वो लैगून झील नहीं है। कोलेरू झील हमारा लैगून झील नहीं है। देखिए ये पूरा यहाँ पे सील्ड है, ये यहाँ से खुला हुआ नहीं है। इधर जो समुद्र का जो जल है वो इधर नहीं जा रहा है। क्यों, ये पूरा पैक है, ये अंदर में ये झील है। तो ये कोलेरू झील हमारा लैगून झील नहीं है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। और कोलेरू झील हमारा कैसा झील है, तो ये लैगून झील नहीं है। अगला है चिल्का झील। चिल्का झील की बात करें तो ये हमारा लैगून झील है। देखिए यहाँ पे मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये हमारा लैगून झील है, चिल्का झील। और ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया है चिल्का झील। तो अभी हमने बात किया भारत की सबसे लंबी झील बिम्बनाड झील। लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कौन सा लैगून झील, तो चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील, और भारत की सबसे लंबी झील बिम्बनाड झील।
तो इसको याद रखना है। बड़ी चिल्का झील, लंबी भीमनाथ झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, भीमनाथ झील केरल में स्थित है। तो ये हो गए हमारे कुछ भारत के तटवर्ती मैदान में पाए जाने वाले लेक, झील। और भी बहुत सारे हमें लेक देखने को मिलते हैं, झील मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हमारा झील वाला चैप्टर चलेगा तब। अभी हम लोग तटवर्ती मैदान की बात कर रहे हैं, तो तटवर्ती मैदान में जो झील पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्रीक के बारे में। झील हो गया, अब क्रीक। ये क्रीक क्या होता है? अब क्रीक के बारे में बात करें तो क्रीक आखिर होता क्या है? तो क्रीक की बात करें तो क्रीक कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये मान लीजिए ये जमीन है, भूमि है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से कटा हुआ क्षेत्र है। इस प्रकार से फिर आगे बढ़ा, इस प्रकार से कटा हुआ क्षेत्र है। तो इस प्रकार से कटा हुआ, अब इसमें जो कटा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे समुद्र का जल इंटर करता है, यहाँ पे समुद्र का जल प्रवेश करता है, एंटर करता है समुद्र का जल इसमें। तो इस प्रकार से जो ये बना, ये शेप, ये कहलाता है क्रीक। क्या कहलाता है? क्रीक। तो इस प्रकार की क्रीक हमें ज्यादातर भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इधर वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा कटा उटा क्षेत्र है, तो इस प्रकार का हिस्सा में देखने को मिलता है। एकदम इस प्रकार से शेप बना होता है, एकदम इस प्रकार से शेप, और इसी में प्रवेश करता है जल। तो ये जो शेप बना होता है यही कहलाता है क्रीक, यही कहलाता है क्रीक। यहाँ पे देखिए क्रीक बना। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ क्रीक हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें से 3 क्रीक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है सर क्रीक, दूसरा है कोरी क्रीक, और तीसरा है कॉन क्रीक। सर क्रीक हमारा यहाँ इस हिस्से में पड़ता है, यहाँ पे देखिए ये हिस्सा। कोरी क्रीक यहाँ पे पड़ता है और कॉन क्रीक यहाँ पे पड़ता है। और ये सभी जो क्रीक हैं ये सभी पड़ते हैं कच्छ केरन वाले क्षेत्र में, कच्छ केरन वाले तटवर्ती क्षेत्र में। कौन कौन सा? सर क्रीक, कोरी क्रीक, कॉन क्रीक। सर क्रीक, कोरी क्रीक, कॉन क्रीक, ये 3 महत्वपूर्ण क्रीक है। तो भारत के झील हम लोगों ने समझ लिया, तटवर्ती झीलों के बारे में, किस प्रकार के लैगून झील मिलते हैं, और क्रीक के बारे में बात कर लिया। क्रीक क्या होता है, लैगून झील क्या होता है, ये सभी बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करें तो जो हम लोग भारत का तटवर्ती मैदान है वो हमारा यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाता है। भारत के तटवर्ती मैदान से हमें यही कॉन्सेप्ट से, यही सब चीजों से सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों, भारत का तटवर्ती मैदान हमारा इसी क्लास के साथ समाप्त होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।